वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। अगर आपको भी रिट परीक्षा से डर लग रहा है तो ये वीडियो आज आपके लिए बनाया जा रहा है। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। अगर आपको सही मोटिवेशन सही समय पर प्राप्त होता है तो आपके कार्य करने की गति बढ़ती है, और यदि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं चाहे कोई भी कारण हो तो आपकी सफलता की संभावना भी क्षीण हो जाती है। गौर कीजिए कि हाथी कितना शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो जिस जंजीर से उसे बांधा जाता है उस जंजीर को वो एक झटके में तोड़ दे। हाथी इतना ताकतवर होता है कि वो पेड़ों को गिरा देता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि महावत उसे कौन सी जंजीर से बांधता है? एक पतली सी जंजीर से बांधता है। हाथी चाहे किसी भी दशा में हो, क्रोधित हो, ठीक है, कैसी भी दशा में हो, महावत उसे कंट्रोल करता है उस जंजीर से, उसे वो जंजीर दिखाता है तो हाथी कंट्रोल्ड हो जाता है। क्या आपने सोचा है इसके पीछे मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत काम करता है? इस पर चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी हाथी नहीं बनना है, हमें भी बाज बनना है। जब हाथी का बच्चा छोटा सा होता है तो उस समय वो महावत उसे उस जंजीर से बांध देता है। छोटा बच्चा बहुत कोशिश करता है उसे तोड़ने की, वो उसे तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता रहता है और वो रोज़ाना प्रयास करता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ दूँ, तोड़ कर भाग जाऊँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। यही वजह है कि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये वो जंजीर है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। एक समय आता है जब हाथी पूरी तरह विकसित हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। अब वो फिजिकली इस दशा में है कि यदि वो सिर्फ एक झटका दे तो वो जंजीर टूट जाए, लेकिन उसके दिमाग में बैठा हुआ है, उसके मस्तिष्क में ये चीज़ घर कर चुकी है कि ये वो जंजीर है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। और यही वजह है कि उसे उस पतली सी जंजीर से बांध दिया जाता है और हाथी उसे तोड़ नहीं पाता। यही दशा हमारे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं की है। उनके दिलो दिमाग में भी डर इस हद तक बैठा दिया गया है कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये वो पेपर है जिसे मैं नहीं कर सकता। इस चीज़ से बचिए। दूसरा, आप देखिए, मैं आपसे यही कहता हूं कि जितनी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो कुछ हमें दिखता है, हर एक से आप शिक्षा ले सकते हैं। खास तौर से आप हर एक से मोटिवेटेड हो सकते हैं। आप बाज को देखिए, वो किस तरह से उड़ान भरता है। वो ये परवाह नहीं करता कि सूर्य चमक रहा है, बादल नज़र आ रहे हैं, नहीं। उसका अपना एक फिक्स्ड रूट है और वो उस पर निरंतर उड़ान भरता है। वो कोई परवाह नहीं करता आंधी और तूफानों की। तो हमें भी इस हाथी वाली मेंटालिटी से बाहर आना है। अब सवाल यह है कि हमारे दिलो दिमाग में जो डर है, परीक्षाओं को लेकर जो डर है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर जो डर है, वो क्यों है और कैसे है, और उसका निराकरण क्या है? अमूमन क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि एक छोटी सी चीज़ होती है, बहुत छोटी सी चीज़, हमारा दिमाग उसे इतनी बड़ी करके दिखा देता है कि हमें वो चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको किसी ने एक गाली दे दी। अब आप उस व्यक्ति के बारे में इतना सोच लेंगे जितना उस बेचारे उस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा होगा। तो छोटा सा डर होता है और हम उसे अपने ख्यालों की दुनिया में, अपनी एक ऐसी दुनिया जिसमें हम सिर्फ सोचते हैं और वो सोच तार्किक नहीं होती, उस डर को बहुत बड़ा कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो समस्या छोटी सी थी, डर छोटा सा था, लेकिन आपने उसको इतना मल्टीप्लाइड कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, अब वो आपके ऊपर हावी हो गया। उस डर ने आपके दृष्टिपटल को ढक लिया और अब आपको उसके आगे का संसार ही नज़र नहीं आता। तो क्या हमें इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं है? हमें इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। और आप याद रखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि परीक्षाओं में सफलता भाग्य का खेल है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर मैं भी आस्तिक हूँ। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि भाग्य का कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन भाग्य साथ किसका देगा? यदि आप स्वयं तैयार नहीं हैं, अगर आप लड़ने के इच्छुक ही नहीं हैं, तो आपका साथ आपका भाग्य कैसे देगा? कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमें अपनी रणनीति को स्पष्ट कैसे रखना है। और याद रखिए, अगर आपकी रणनीति आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको चलना कैसे है, तो आप चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए दो काम करिए। एक तो उस जड़ता से बाहर आइए, उस हाथी वाली मेंटालिटी से बाहर आइए, अपने आप को बाज बनाइए। आपकी नज़र सिर्फ आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ नज़र करेंगे तो आसपास के जो नॉइज़ फैक्टर हैं, जिन्हें आपके बाल विकास की साइकोलॉजी में नॉइज़ फैक्टर कहा गया है, ऐसे तत्व जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो आपको भी छोड़ेंगे नहीं। काफ़ी लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए होंगे, आपके रिश्तेदारों के रूप में हो सकते हैं, आपके मित्रों के रूप में हो सकते हैं, नेगेटिव तत्व हो सकते हैं जो लगातार आपके पीछे होंगे
और आपको ये एहसास कराते होंगे कि आप उस योग्य नहीं हैं कि आप किसी परीक्षा में सफल हो सकें। लेकिन हमें उन नॉइज़ फैक्टर्स को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आज आप उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो कल एक ऐसा दिन आएगा जब यही नॉइज़ फैक्टर आपके लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस फैक्टर बन जाएगा और आप पूरी तरह असफल हो जाएंगे। इस दुनिया के अंदर दुनिया सफल लोगों के साथ जुड़ती है। कभी आप इस चीज़ को सोचिएगा। हो सकता है अभी जो आपकी पहचान है वो आपके परिवार की वजह से है, आपके पापा की वजह से है, आपके भैया की वजह से है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनकी पहचान इसलिए है कि उनकी वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है, इस पर सोचिएगा। और जब तक आपकी व्यक्तिगत पहचान कायम नहीं होती है तब तक आप इस दुनिया के अंदर सिर्फ जीवित हैं, सिर्फ आप ज़िंदगी को जी रहे हैं। आपका सोसाइटी डेवलपमेंट में किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। आप गौर कीजिए, मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं देता है कि यदि हम इतिहास को निष्पक्ष तरीके से भी पढ़ लें तो हम जीत जाएंगे। आइए हम रुक करते हैं 16वीं शताब्दी की ओर। हम जानते हैं कि अकबर किस तरह से हिंदुस्तान के बादशाह थे, किस तरह से उन्होंने रियासतों को अपनी राजपूत नीति के तहत अपने में एनेक्स किया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराणा प्रताप के ऊपर भी कोई दबाव रहा होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराणा प्रताप के ऊपर भी उनके हो सकता है संबंधियों का या कुछ पारिवारिक सदस्यों का दबाव होगा? हर व्यक्ति पर दबाव होता है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो पूरी तरह से प्रेशरलेस है तो ये आपका मिसकंसेप्शन है, आपकी एक गलत धारणा है। दबाव में काम करने से ही आप में निखार आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप समस्याओं का सटीक निवारण कर पाएँ तो सबसे पहले आपको उन समस्याओं को फेस भी करना होगा। और अगर आप समस्याएं फेस नहीं करते, आप समस्याओं को देखकर भाग जाते हैं तो फिर मुश्किल है। अक्सर नेपोलियन बोनापार्ट एक चीज़ कहा करते थे कि एवरी वॉर इज़ फॉट इन ब्रेन फर्स्ट एंड देन इट इज़ फॉट ऑन द ग्राउंड। दुनिया का हर युद्ध सबसे पहले यहाँ लड़ा जाता है और उसके बाद वो मैदान पर लड़ा जाता है। युद्ध यहाँ लड़ा जाने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को जीत लें। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितने भी नेगेटिव फैक्टर हैं जो आपके आसपास हैं, चाहे वो नॉइज़ फैक्टर हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक फैक्टर हैं, कोई भी फैक्टर है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ आपकी असफलता के लिए यदि आप देंगे कि मैं अमुक कारण से असफल रहा या मैं अमुक कारण से असफल रहा, कोई नहीं मानेगा। दुनिया सफल लोगों के साथ जुड़ती है। यदि आप सक्सेसफुल हैं तो आप देखेंगे आपके पीछे लोगों की एक कतार है जो इसलिए खड़े हैं कि वो आपको सपोर्ट कर सके। हालांकि आपको उनके सपोर्ट की उस समय कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उस दौरान आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको अच्छी फैकल्टी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको अपने मित्रों से मोटिवेशन की ज़रूरत है, पारिवारिक सदस्यों से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस समय आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। ये ह्यूमन ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये सच है। बिना देश काल युग के ये एक ऐसा सत्य है जो यूनिवर्सली पूरे विश्व में पाया जाता है। तो हमें खुद को सबसे पहले शेड्यूलाइज्ड करना होगा। हमें खुद को सबसे पहले इस तरह से बनना होगा, अपने दिमाग के अंदर वो युद्ध लड़ना होगा कि इस रिट परीक्षा के लिए मेरी तैयारी क्या है। अगर आपने अब तक भी तैयारी नहीं शुरू की है तो आज आप ये निश्चय कीजिए कि मैं आज से अपने आप को एक अच्छे शेड्यूल में डालता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले अपनी रणनीति स्पष्ट कर लीजिए और रणनीति स्पष्ट करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस ये दो ही चीज़ें हैं और इसमें कई वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि पढ़ना क्या है। फिर भी बार बार कमेंट आते हैं कि RBSC NCERT, याद रखिए इस सत्र में NCERT का सिलेबस लगा है तो NCERT से ही पेपर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो किताबें प्रचलन में उसी से पेपर आएगा। जब एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि अब हमें ये चीज़ें पढ़नी है तो दूसरा सवाल यही आएगा कि पढ़ना कैसे है। हर व्यक्ति की रणनीति अलग है और इसीलिए मैं किसी विशेष रणनीति की बात अक्सर नहीं करता हूँ। मैं सामान्य चीज़ें आपको बताता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं। आप गौर कीजिए, क्या आपको हिटलर याद नहीं है? 1938 से लेकर 1945 तक जिस तरह हिटलर आगे बढ़ा, आप हिटलर की लाख आलोचना कर लीजिए और निश्चित तौर पर वो आलोचना के लायक है। आपको आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने भी शांति लाने के 2 पत्र हिटलर को लिखे थे, हिटलर ने उनका जवाब ही नहीं दिया। कुछ भी है, लेकिन फिर भी उससे एक चीज़ तो सीखी जा सकती है और वो चीज़ ये है कि हिटलर के अंदर मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। उसके स्पीच लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे।
उसमें यह काबिलियत थी कि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाए और उनका ध्यान अपनी ओर बनाए रख पाए। यही तो सफलता की कुंजी है। हिटलर अच्छी तरह से जानता था कि मानव मनोवृत्ति क्या है। तो आप भी सबसे पहले मानव मनोवृत्ति को समझें। कोई भी परीक्षा है, जरूरी नहीं है कि आप रिट हैं या बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं, एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंसान सोचता कैसे है, परीक्षक कैसे सोचता है। अक्सर ये होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं या बच्चे परीक्षा देने आते हैं तो वो उस उधेड़बुन में रहते हैं कि ये सवाल आएगा या वो सवाल आएगा, इस टॉपिक में से ये पूछेगा या वो। ऐसा नहीं होता। आप एक परीक्षक की तरह सोचिए। अगर आप रिट परीक्षा दे रहे हैं तो आप एक अध्यापक की तरह सोचिए। मैं जानता हूं आप अब उस समय तक अध्यापक नहीं है, लेकिन सोचना आपको एक अध्यापक की तरह है। और यही वजह है कि शिक्षण विधियां लगाई जाती है आपके सिलेबस में और उसमें स्कोरिंग लो जाती है, क्योंकि हम लोग अध्यापक की तरह नहीं सोचते, हम लोग अभ्यर्थी की तरह सोचते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है और आपको इस अंतर से पार पाना होगा। किसी भी समस्या पर कैसा भी सवाल हो, चाहे वो सामाजिक का हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, चाइल्ड डेवलपमेंट का, किसी का भी क्यों ना हो, अगर आपके सामने सवाल आता है तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रखिए कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर एंड आई हैव टू थिंक एज अ टीचर थिंक्स। मुझे बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे कि एक शिक्षक सोचता है और जैसा कि शिक्षक से अपेक्षित है कि उसे सोचना चाहिए। कभी आपने कल्पना की है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज्ञान के दायरे से परे है। अब कुछ चीज़ें चूंकि हमारे ज्ञान के दायरे से परे है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। बेशक उनका अस्तित्व है। यही चीज़ आपके लिए भी लागू होती है। हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभव है, मैं पुनः दोहरा दूं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये आपकी लाइफ के साथ भी सच होगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि जो दूसरे हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं, जो चयनित हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा समस्याएं हों। तो समस्या का होना मानवीयता की पहचान है, मानव जीवन की पहचान है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में समस्या ही नहीं है तो या तो वो कोई साधु बाबा है, फकीर है, और या फिर वो पागल है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि समस्याएं जीवन का हिस्सा है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि आप समस्याओं को जीत लेते हैं या समस्याओं को अलाउ करते हैं कि वो आपको जीत ले। अगर आपने समस्याओं को अनुमति दी कि वो आपको जीत ले तो आपका भविष्य वहीं खत्म है। इसीलिए बेहतर तरीका यह है कि आप अपने आप को रिचार्ज्ड रखें। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कोई मसीहा आएगा, आपके ह्यूमन साइकोलॉजी के नोट्स करवाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट करवाएगा, शिक्षण विधियाँ करवाएगा, सरल तरीके बताएगा। अक्सर लोग YouTube पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, हाउ टू पास रिट एग्जाम इन ए शॉर्ट वे। दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स and they are thinking that if we are looking for shortcuts, if we get some shortcuts, then definitely we will pass out with flying colors। वो सोचते हैं कि ये शॉर्टकट उन्हें ज़िंदगी में कामयाब कर देगा। ऐसा नहीं होता है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, सबसे बेहतर तरीके से जो सोचने वाला प्राणी इस दुनिया में कोई है वो है शिक्षक। और वैसे मैं एक चीज़ मानता हूं, मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी। ये फैक्ट है सर। आपको हो सकता है ये थोड़ा अजीब लगे सुनने में, लेकिन ये सच है। लेकिन जिस तरह से एक शिक्षक सोच सकता है, दुनिया में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर उस तरह से नहीं सोच सकता। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षक जो आप बनने जा रहे हैं उसे बच्चों के मस्तिष्क को समझना होता है। उसे पहले से अंदाज़ा लगाना होता है कि बालक अगर मैं ये चीज़ बताऊं तो क्या सोचेंगे, और उस अंदाजे के आधार पर उसे पहले से अपना उत्तर तैयार करना होता है। वो होता है शिक्षक। इस एबिलिटी की ज़रूरत बाकी फील्ड्स में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टीचिंग फील्ड में, क्योंकि बाकी फील्ड में चाहे आप IAS हैं, RAS है, IPS है, ये समस्याएं कभी कभी आती है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन टीचिंग फील्ड में हर दिन आपका चैलेंजिंग है। हर दिन आपके सामने नवीन चुनौतियाँ आएगी। हर दिन आपके सामने 40-50 तरह के नए मस्तिष्क हैं, और आपको एक ही साथ बिठाकर ये देखना है कि कौन सा मस्तिष्क किस दिशा में जा रहा है। अध्यापक का काम है रथ के सारे घोड़ों को एक दिशा में बनाए रखना, और रथ के सारे घोड़ों को एक दिशा में बनाए रखने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद मानसिक तौर पर मजबूत हो, जो समस्याओं को खुद पर हावी न होने देता हो, जो इस कला में पारंगत हो कि आने वाली समस्या का पहले से एक्सपेक्टेशन कर सके और उसके अनुरूप अपना जवाब तैयार कर सके। उसे शिक्षक कहते हैं।
तो आप भी शिक्षक बन रहे हैं, सोचने का नज़रिया बदलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, आप अपनी मेंटालिटी बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए, शिक्षक की तरह पेश आइए। किसी से बात करते हैं तो टीचर की तरह कीजिए। एक टीचर किस तरह बात करता है, आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी उसी के अनुरूप धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे टीचिंग फील्ड के जो अराउंड है वो रिवॉल्व होने लगेगी, और आप पाएंगे कि आप में वैसी सोच, वैसी क्षमता, वैसी समझ ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही है जैसी एक शिक्षक को आवश्यकता है। तो खुद पर यकीन रखिए। अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखेंगे तो दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आप पर यकीन रखेगा। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है कि मैं अपने सब्जेक्ट जो 60 नंबर का है उसमें 50+ मार्क्स ला सकता हूं, तो दुनिया में कौन दूसरा व्यक्ति है जो आपके ऊपर यकीन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, आपके घर वाले भी नहीं रखेंगे। इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह प्लान अप कीजिए, उस प्लान को व्यावहारिक रखिए। ऐसा मत रखिए हवाई कि उसे फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल रखिए, अपनी मर्यादाओं का, अपने लिमिटेशंस का ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा और कई बार टीवी सीरियल्स में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि किस तरह से जो अकबर थे वो 16 साल की उम्र में, कुछ किताबों के अनुसार 14 साल की उम्र में सम्राट बने। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका पिता निर्वासित हो चुका है, निर्वासन की अवधि में वो उस बच्चे का जन्म हो रहा है, उसके बाद उसका पिता मारा मारा फिर रहा है, बाद में जब वापस उसके पिता के पास शासन सत्ता आ रही है तो वो सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है, और एक छोटा सा बालक जो पूरी तरह परिपक्व भी नहीं है, उसे देश का शासन चलाना है। आप ये मत सोचिए कि वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। समस्याओं की प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन समस्याएं तो रही होगी। और उस दौर की सबसे बड़ी समस्या थी खुद के जीवन को बचाना। अगर आप खुद के जीवन को नहीं बचा पाएंगे तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा। लेकिन क्या किया उसने? हम जानते हैं कि वो इस परिष्कृत रूप में चला कि भारत के महान सम्राटों में उनका नाम आता है। आप सम्राट अशोक को देखिए, सम्राट अशोक से आप शिक्षा लीजिए। आप देखिए कि किस तरह से, मैं उन्हें मनोविज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञाता मानता हूँ। क्यों मानता हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, सम्राट अशोक ने घोषणा की कि मैं अब युद्ध की नीति का पालन नहीं करूंगा, अहिंसा की नीति का पालन करूंगा। लेकिन उनकी अहिंसा सैद्धांतिक नहीं थी, व्यवहारिक थी। क्योंकि आप उन्हीं के अभिलेख देख सकते हैं जो बाद के हैं, वो स्पष्ट कहते हैं, वो आठविक जातियों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि यदि वे संयमित व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाएगा। आप सम्राट अशोक की व्यवहारिकता का नमूना देखिए कि अहिंसा को फॉलो करने के बाद भी उन्होंने सेना को भंग नहीं किया। किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में मौजूद नहीं है कि सम्राट अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करने के बाद अपनी सेना को भंग कर दिया हो। नहीं, क्योंकि वो व्यवहारिक थे। मैं भी ये चाहता हूं कि आप व्यवहारिक बने। आपके जितने उत्तर जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड हैं वो आपसे व्यवहारिकता की डिमांड करते हैं। उसमें किताबें आपकी ज़्यादा मदद नहीं करेगी। किताबें सिर्फ आपको ये सिद्धांतों से परिचय करा देगी कि सामाजिक विज्ञान के अमुक सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के अनुसार विद्वानों ने ये सोचा है और ये सोचा है। लेकिन वो सिद्धांत हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं हैं। उनमें मॉडिफिकेशन संभव है, संभव था और संभव होगा। तो प्रत्येक सिद्धांत जो शिक्षण विधियों का आप पढ़ेंगे उसके आधार पर परीक्षक आपसे अपेक्षा करता है कि आप क्या समझें। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि एक टीचर की तरह सोचिए, एक शिक्षक की तरह सोचिए, और जब परीक्षा हॉल में बैठे तो एक परीक्षक की तरह सोचिए। मुझे उम्मीद है अगर आप अपने सोचने के नज़रिए में बदलाव लाते हैं तो एक दौर ऐसा आएगा जब ये कामयाबी आपके कदमों में होगी। उस समय आप देखिएगा कि किस तरह से दुनिया के वो फैक्टर्स जो कभी आपकी आलोचना किया करते थे आपसे दूर जा रहे थे। जैसे ही आपकी सफलता की खबर उन्हें मिलेगी, मधुमक्खी किस तरह से अपने छत्ते की तरफ आकर्षित होती है, या आप कह लीजिए कि शहद की तरफ मक्खियाँ कैसे आती है, बिल्कुल उसी तरह से वो लोग आपके पास आ जाएंगे। ज़िंदगी में एक सिद्धांत याद रखिए, डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू गेट डिस्टर्ब्ड। कभी भी अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, चाहे कयामत आ जाए, ज़मीन आसमान पर चली जाए, आसमान ज़मीन पर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी मानसिक मनोवृत्ति समान होनी चाहिए। क्या आपने गीता नहीं पढ़ी? क्या आपने आपको भगवत गीता का वो खंड याद नहीं है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं सम्यक बुद्धि? क्या है ये समत्व बुद्धि या सम्यक बुद्धि?
इसका मतलब ये है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे खुशियां हो चाहे गम हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो चाहे फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज हो, स्थितियां हो, हालात कैसे भी क्यों न हो, आपके सोचने समझने की ताकत पर उनका प्रभाव न्यून होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उस दौर में श्री कृष्ण मनोविज्ञान की एक ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में लोगों को आज जाकर पता चल रहा है। वो मनोवैज्ञानिक थे, आप उन्हें बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, साइकोलॉजी का बेहतरीन ज्ञाता कह सकते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि गीता में किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं जब वो ये कहते हैं मैं गुरु पर हथियार नहीं उठाऊंगा? क्या वो उन्हें बताते नहीं है कर्तव्य क्या है? और वो ये बताते हैं कि कर्तव्य ही धर्म है। तो हम अपने आसपास की चीज़ों से शिक्षा क्यों नहीं ले रहे? हमें लेनी होगी। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत काबिल है, उसके पास सारे गुण हैं और वो सफल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की दशा एक फुल्ली लोडेड AK-47 गन की तरह है, या एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके हाथ में फुल्ली लोडेड AK-47 गन हो लेकिन उसे वो गन चलाना ही ना आता हो। तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? आप अपने आप को वैसा मत बनने दीजिए। आप भी काफ़ी काबिल हो सकते हैं, आपके पास भी एक AK-47 गन हो सकती है, लेकिन आप खुद को डिफेंड तभी कर पाएंगे जब आपको उस गन को चलाना आता हो। यानी आपकी जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को व्यवहार में कैसे बदलना है, उनका उपयोग कैसे करना है, सोचने की मनोवृत्ति में बदलाव कैसे करना है, आपकी जो विवेचनात्मक तर्क क्षमता है उस तर्क क्षमता का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो आपकी तमाम योग्यताएं जो हैं वो आपको सफलता नहीं दिला सकती। और दिमाग से एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दीजिए कि इन परीक्षाओं में मेरिट बहुत हाई जाती है, बहुत सारे लाखों कैंडिडेट बैठते हैं, तो मेरी संभावना न्यून है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना, वो 8 लाख 10 लाख जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी सोच रहे होंगे। इन 10 लाख कैंडिडेट में से जीत किसे मिलेगी? उस कैंडिडेट को जो इन तमाम तरह के विचारों के ऊपर जाकर सोच सके। तो आप ही वो कैंडिडेट बन जाइए, आप ही उस सीट के दावेदार बन जाइए और ये तय कर लीजिए कि मैं इन तमाम तरह की प्रेशर, तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह की नकारात्मकता, तमाम तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स, इन तमाम के ऊपर जीत हासिल करूंगा। याद रखिए, कोई दुनिया में ऐसा शस्त्र या अस्त्र नहीं है जो आपको जीत दिला सके। अगर आपको कोई चीज़ जीत दिला सकती है तो वो सिर्फ आप स्वयं हैं। और यहाँ आप शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरा वज़न भी 50 किलो ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ से वीक हो गए, यहाँ आपने हार मान ली, तो दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको कामयाब बना सके। तो बेहतर है अपनी सोच को चेंज करें, अपने सोचने के नज़रिए को बदलें, और फिर आप देखिए किस तरह से कामयाबी आपके पास आती है। उम्मीद है ये मोटिवेशन लेक्चर आपको जागृत करेगा और आपकी सफलता में इसकी भी कुछ भूमिका रहेगी। जय हिंद।